साक्ष्य विधि में कई बार प्रश्न यह उठता है कि उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्ष्य देने के लिए अब बुलाया नहीं जा सकता की क्या स्थिति रहेगी। इस संदर्भ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता नामक शीर्षक के अंतर्गत धारा 32 और 33 में प्रावधान किए गए हैं। धारा 32 बहुत ही बड़ी धारा है। ये धारा उन धाराओं में से एक धारा है जो अनुश्रुत साक्ष्य हियर से एविडेंस सुनी सुनाई बातों को अलग रखने के सिद्धांत के अपवाद बताती है। धारा 32 का आधार यह है कि जब किसी व्यक्ति को किसी मामले के तथ्यों का व्यक्तिगत ज्ञान हो परंतु वह धारा में बताए गए कारणवश जैसे कि मृत्यु, शारीरिक असमर्थता न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता तो उसकी जानकारी न्यायालय तक किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से पहुंचा देनी चाहिए। यदि उसने अपनी जानकारी को कहीं लिख दिया था जैसे कि किसी रजिस्टर या तस्वीर पर तो वह दस्तावेज पेश किया जा सकता है, या अगर उसने अपनी जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को बताई थी तो वह व्यक्ति यह बताने के लिए उपस्थित हो सकता है कि उसे क्या बताया गया था। इस अपवाद का कारण स्पष्ट है कि प्रत्येक दशा में विधि केवल अच्छे साक्ष्य को ही सुसंगत बनाती है। सबसे अच्छा साक्ष्य किसी की व्यक्तिगत जानकारी या दस्तावेज होता है और अगर दस्तावेज खो गया है या वह व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सकता तब ऐसा व्यक्ति जिसने वह दस्तावेज देखा है या उस व्यक्ति से जानकारी प्राप्त की थी वही सबसे अच्छा साक्ष्य माना जाता है। इसीलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 में बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। धारा का शीर्षक है कि वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति के द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है जो मर गया है या मिल नहीं सकता इत्यादि। सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए गए थे जो मर गया है या मिल नहीं सकता है या जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या जिसकी हाजिरी इतने विलंब या व्यय के बिना उपाप्त नहीं की जा सकती जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को अयुक्तियुक्त प्रतीत होता है, निम्नलिखित दशाओं में स्वयमेव सुसंगत है। अर्थात वो व्यक्ति जो मर गया है, मिल नहीं सकता, साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है या जिसकी उपस्थिति न्यायालय में इतने विलंब या व्यय के बिना उपाप्त नहीं की जा सकती जितना न्यायालय मामले की परिस्थितियों में अयुक्तियुक्त समझता है, तो कुछ दशाएं बताई गई है जिनमें वो साक्ष्य सुसंगत हो जाता है। उनमें पहला है 32(1) जबकि वह मृत्यु के कारण से संबंधित है, जबकि वह कथन किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, तब उन मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो ऐसे कथन सुसंगत हैं, चाहे उस व्यक्ति को जिसने उसे किया है उस समय जबकि वे किए गए थे मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं, और चाहे उस कार्यवाही की जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है प्रकृति कैसी ही क्यों ना रही हो। इंग्लिश विधि में, इंग्लिश लॉ में भी डाइंग डिक्लेरेशन का साक्ष्यघार्य किया गया है, लेकिन वहाँ पे मृत्यु और मृत्यु के कारण में प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अनुसार ऐसा कथन जो मृत्युकालिक कथन है, जो मृत्यु के कारण से संबंधित है, वो कथन सुसंगत है, चाहे उस व्यक्ति को जिसने उन्हें किया है उस समय जब वे किए गए थे मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं, और चाहे उस कार्यवाही की जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है प्रकृति कैसी ही क्यों ना रही हो। 32(2) में बताया गया है जब कथन कारोबार के अनुक्रम में किया गया है। 32(3) अथवा करने वाले व्यक्ति के हित के विरुद्ध है, जबकि वह कथन उसे करने वाले व्यक्ति के धन संबंधी या सांपत्तिक हित के विरुद्ध है, या जबकि यदि वह सत्य होता तो उसके कारण उस पर दांडिक अभियोजन या नुकसानी का वाद लाया जा सकता था या लाया गया, तो ये सुसंगत होगा। 32(4) लोक अधिकार या रूढ़ी के बारे में या साधारण हित के विषयों के बारे में अगर कोई कथन राय देता है तो भी वह सुसंगत है।
32(5) के अंतर्गत जब वह कथन नातेदारी के अस्तित्व से संबंधित होगा तो वह सुसंगत है। 32(6) के अंतर्गत जब कथन कौटुंबिक बातों से संबंधित विल या विलेख में किया गया है तो उसे सुसंगत माना गया है। 32(7) के अंतर्गत जब कथन धारा 13 के खंड क में वर्णित संव्यवहार से संबंधित दस्तावेज में किया गया है तब सुसंगत है। 32(8) के अंतर्गत जब कथन कई व्यक्तियों के द्वारा किया गया है और प्रश्नगत बात से सुसंगत भावनाएं अभिव्यक्त करता है सुसंगत है, जबकि वह कथन कई व्यक्तियों के द्वारा किया गया था और प्रश्नगत बात से सुसंगत उनकी बातों, भावनाओं या धारणाओं को अभिव्यक्त करता है सुसंगत होगा। इस धारा में काफ़ी सारे महत्वपूर्ण दृष्टांत दिए गए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह इस धारा पे अच्छा प्रकाश डालते हैं। दृष्टांत नंबर 1 कहता है कि जब प्रश्न यह है कि क्या ए की हत्या बी के द्वारा की गई थी अथवा ए की मृत्यु किसी संव्यवहार में हुई क्षतियों से हुई जिसके अनुक्रम में उसके साथ रेप किया गया था। प्रश्न यह है कि क्या उससे बी के द्वारा रेप किया गया था, अथवा प्रश्न यह है कि क्या ए बी द्वारा ऐसी परिस्थितियों में मारा गया कि ए की विधवा द्वारा बी पर वाद लाया जा सकता है। अपनी मृत्यु के कारण के बारे में ए के द्वारा किए गए वे कथन जो उसने क्रमशः विचाराधीन हत्या, रेप और अनुयोज्य दोष को निर्देशित किए हैं सुसंगत हैं। अगला दृष्टांत है कि प्रश्न ए के जन्म की तारीख के बारे में है। एक मृत सर्जन शल्य चिकित्सक की अपने कारोबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी जाने वाली डायरी में इस कथन की प्रविष्टि की अमुक दिन उसने ए की माता की परिचर्या की थी और उसे पुत्र का प्रसव कराया था सुसंगत तथ्य है। अगला दृष्टांत प्रश्न यह है कि क्या ए अमुक दिन कलकत्ते में था। कारोबार के मामूली अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई मृत सॉलिसिटर की डायरी में यह कथन कि अमुक दिन वह सॉलिसिटर कलकत्ता में एक वर्णित स्थान पर विनिर्दिष्ट कारोबार के बारे में विचार विमर्श करने के प्रयोजनार्थ ए के पास रहा सुसंगत तथ्य है। अगला दृष्टांत है कि जब प्रश्न यह है कि क्या कोई पोत मुंबई बंदरगाह से अमुक दिन रवाना हुआ तो किसी वाणिज्यिक फर्म के जिसके द्वारा वह पोत भाड़े पर लिया गया था मृत भागीदार द्वारा लंदन में स्थित अपने संपर्कियों को जिन्हें वह स्थोरा प्रेषित किया गया था यह कथन करने वाला पत्र कि पोत बंबई बंदरगाह से अमुक दिन चल गया सुसंगत तथ्य है। अगला दृष्टांत जब प्रश्न यह है कि क्या ए को अमुक भूमि का किराया दे था। ए के मृत अभिकर्ता का ए के नाम पत्र जिसमें वह कथन कि उसने ए के निमित्त भाटक प्राप्त किया है और वह उसे क के आदेशाधीन रखे हुए है सुसंगत तथ्य है। अगला प्रश्न यह है कि क्या ए और बी का विवाह वैध रूप से हुआ था। एक मृत पादरी का यह कथन कि उसने उनका विवाह ऐसी परिस्थितियों में कराया था जिनमें उसका कराना अपराध होता सुसंगत है। अगला दृष्टांत की प्रश्न यह है कि क्या एक व्यक्ति ए ने जो मिल नहीं सकता अमुक दिन एक पत्र लिखा था। यह तथ्य कि उसके द्वारा लिखित एक पत्र पर उस दिन की तारीख दिनांकित है सुसंगत है। जबकि प्रश्न यह है कि किसी पोत के ध्वंस का कारण क्या है तो कप्तान के द्वारा जिसकी हाजिरी उपाप्त नहीं की जा सकती दिया गया प्रसाक्ष्य सुसंगत तथ्य है। जबकि प्रश्न यह है कि क्या अमुक सड़क लोकमार्ग है। ग्राम के मृत ग्रामीण ए के द्वारा किया गया कथन कि वह सड़क लोकमार्ग है सुसंगत तथ्य है। जबकि प्रश्न यह है कि विशिष्ट बाजार में अमुक दिन अनाज की क्या कीमत थी। एक मृत बनिए के द्वारा अपने कारोबार के मामूली अनुक्रम में किया गया कीमत का कथन सुसंगत तथ्य है। जबकि प्रश्न यह है कि क्या ए जो मर चुका है बी का पिता था। ए द्वारा किया गया यह कथन कि बी उसका पुत्र है सुसंगत तथ्य है। जबकि प्रश्न यह है कि ए के जन्म की तारीख क्या है। ए के मृत पिता द्वारा किसी मित्र को लिखा हुआ पत्र जिसमें यह बताया गया है कि ए का जन्म अमुक दिन हुआ सुसंगत तथ्य है। जबकि प्रश्न यह है कि क्या और कब ए और बी का विवाह हुआ था तो बी के मृत पिता सी के द्वारा किसी याददाश्त पुस्तिका में अपनी पुत्री का ए के साथ अमुक तारीख का विवाह होने की प्रविष्टि सुसंगत तथ्य है।
दुकान की खिड़की में अभिदर्शित रंगीन उपहंसांकन कैरिकेचर में अभिव्यक्त अपमान लेख के लिए बी पर ए वाद लाता है। प्रश्न उपहंसांकन की समरूपता तथा उसके अपमान लेखीय प्रकृति के बारे में है। इन बातों पर दर्शकों की भीड़ की टिप्पणियां साबित की जा सकेगी। धारा 32 में इतने महत्वपूर्ण व इतने सारे दृष्टांत बताए गए हैं जो धारा 32 के दायरे को स्पष्ट करते हैं। धारा 32 में एक ऐसे व्यक्ति का कथन जो मर गया है, मिल नहीं सकता या जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है और जिसकी उपस्थिति इतने विलंब और व्यय के बिना उपाप्त नहीं की जा सकती जितना न्यायालय मामले की परिस्थितियों में अयुक्तियुक्त समझता है, तो जो इसमें 8 परिस्थितियां बताई गई है उसमें वो कथन सुसंगत होगा। यहाँ पर विशेष बात यह है कि ये धारा 32 में उन व्यक्तियों के कथन सुसंगत हैं जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता। धारा 33 किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति के बारे में प्रावधान करती है। वह साक्ष्य जो किसी साक्षी ने किसी न्यायिक कार्यवाही में या विधि के द्वारा उसे लेने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष दिया है, उन तथ्यों की सत्यता को जो उस साक्ष्य में कथित है किसी पश्चातवर्ती न्यायिक कार्यवाही में या उसी न्यायिक कार्यवाही के आगामी प्रक्रम में साबित करने के प्रयोजन के लिए तब सुसंगत है जबकि वह साक्षी मर गया है या मिल नहीं सकता या वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है या प्रतिपक्षी के द्वारा उसे पहुंच के बाहर कर दिया गया है, अथवा यदि उसकी उपस्थिति इतने विलंब या व्यय के बिना जितना कि मामले की परिस्थितियों में न्यायालय अयुक्तियुक्त समझता है अभिप्राप्त नहीं की जा सकती, परंतु वह तब जबकि वह कार्यवाही उन्हीं पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच में थी। प्रथम कार्यवाही में प्रतिपक्षी को प्रतिपरीक्षा का अधिकार और अवसर था और विवादक प्रश्न प्रथम कार्यवाही में सारता वही थे जो द्वितीय कार्यवाही में है। दांडिक विचारण या जांच इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अभियोजक और अभियुक्त के बीच कार्यवाही समझी जाएगी। ये धारा 33 के स्पष्टीकरण में बताया गया है। धारा 33 में बताया गया सिद्धांत कार्यशील होता है जब किसी मामले के नए विचारण के लिए आदेश हो गया है और जब तक कि पुनः विचारण हो कि एक साक्षी जो पहले विचारण में पेश हुआ था मर जाता है। यह सिद्धांत ऐसी सभी कार्यवाहियों पर प्रभावशाली है जो एक ही प्रश्न पर तथा एक ही पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों के बीच में है। किसी एक तरफा डिक्री के रद्द होने पर यह सिद्धांत लागू होता है। यह सिद्धांत लागू नहीं किया गया जहां की एक वसीयत के अंतर्गत एक उत्तराधिकारी के खिलाफ एक तरफा डिक्री दी गई थी और बाद में उसी वसीयत के अंतर्गत दूसरे उत्तराधिकारियों के खिलाफ वाद लाया गया था। पक्षकार वह नहीं थे। एक तरफा कार्यवाही में दिया गया साक्ष्य सुसंगत नहीं होता, परंतु दोबारा पेश किए जाने पर वह सुसंगत हो जाता है।